Hello my dear students, have a nice day for you. Today is the turn of science. As per our previous video, we already start chapter first, and in this video we will continue our chapter 1. So let's come and start the chapter. Dear students, ये हमारे चैप्टर का टॉपिक था क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने इसके अंदर एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस थी, ये मान सकते हैं कि किस तरह से हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, फसल को उगा सकते हैं, उसके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था। आज उसी के आगे फॉरवर्ड जो वीडियो है उसके आगे वाली जो स्टेप्स हैं उनको हम आज क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स कम विद मी एंड कंटिन्यू द टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट किया था और उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शॉविंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इन टॉपिक्स को हमने रफली अंडरस्टैंड किया था, इसको डिस्क्राइब किया था। आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो बना रहे हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसमें ईजिली इस चीज़ को समझ भी पाएंगे। प्रिपरेशन से डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया यहाँ पर? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को किस लिए तैयार करना? फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप्स। की किसी भी फसल को उगाने से पहले उसकी जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला काम क्या है? उसकी मिट्टी को तैयार करना। और उसके बाद में इसने दिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड ल्यूजन इट। क्या कहा स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग्स को पेंसिल से अंडरलाइन किया है। वो मीनिंग्स, वो टर्म्स हो सकता है आपके लिए नए हो, लेकिन फिर भी आपको उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर मैंने ल्यूजन जो है उसको अंडरलाइन किया। इसका मतलब होता है पॉली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, पॉली मिट्टी, जिसके अंदर मान सकते हैं कि वाटर वेपर्स या पानी की मात्रा जिसमें अच्छी हो उसको हम पॉली मिट्टी बोलते हैं, और जिसके अंदर एक तरह से मान सकते हैं उपजाऊ मिट्टी भी उसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है इसके अंदर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क बनी रहती है क्या? कि हमें मिट्टी को क्या करना पड़ता है? पलटना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है, उथल पुथल करना पड़ता है मिट्टी को, और साथ में एंड ल्यूजन इट, और मिट्टी को क्या करना पड़ता है? पोला बनाना पड़ता है। पोला बनाना मतलब बिल्कुल रफ, एक तरह से हम मान सकते हैं धंसने वाली मिट्टी उसको बनानी पड़ती है। This allows the roots to penetrate deep into the soil। और ये मिट्टी को पोली बनाने का जो रीज़न है उसकी वजह से क्या होता है कि जो पौधों की जो जड़ें होती है वो इजीली क्या होती है? डीपली, मतलब गहराई तक मिट्टी में चली जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और साथ में ही जब बहुत ज़्यादा गहराई में जड़ें चली जाती है तो उनको आराम से सांस लेने में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी कैसे हो जाती है? बिल्कुल पॉली हो जाती है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली। और साथ में क्या कहा गया कि ये जो पॉली मिट्टी है वो किस तरह से जो पौधे हैं उनको ईजिली, मतलब सांस लेने के अंदर हेल्प करती है, किस तरह से अलाउज करती है, मतलब ईजिली उसमें से पौधे सांस कैसे ले सकते हैं, श्वसन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया इसने? द ल्यूजन सॉइल हेल्प्स इनटू द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। क्या कहा गया इसने? कि पॉली मिट्टी जो है, मिट्टी में रहने वाले जो कीट हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं, जिसमें अर्थवर्म्स का नाम दिया, केंचुए का नाम दिया, और साथ माइक्रोब्स का नाम दिया, सूक्ष्म जीव, इनको क्या करती है? एक तरह से हेल्प करती है ग्रोथ करने में, इनकी वृद्धि करने के अंदर ये मिट्टी इनकी हेल्प करती है। और साथ में क्या कहा है? दीज ऑर्गेनिम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूम्स टू इट। क्या कहा इन्हें? कि ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो अर्थवर्म्स की बात की जा रही है, ये क्या होते हैं? किसानों के, फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं उनके, क्योंकि ये क्या करते हैं? मिट्टी को जब हम पलट करते हैं, मिट्टी को जब टर्न करते हैं, मिट्टी को जब पोला करते हैं, तो यही क्या करते हैं? यही अर्थवर्म्स, यही माइक्रोब्स उस मिट्टी के अंदर ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस बनाने के साथ साथ में उस मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। लेकिन फिर इसने कहा लेकिन परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना
क्यों ज़रूरी है। फिर भी ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम और ज़्यादा क्लियर करते हैं। क्या कहा है देखो उसने, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेंट्स मिनरल्स। क्या कहा इसने कि आपने पिछली क्लास में इस चीज़ को पढ़ा है कि मिट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिनरल्स के साथ साथ में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, पानी भी होती है और एयर भी उसमें होती है। और साथ में इसने क्या कहा, इन एडिशन, और उसके साथ में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। और साथ में क्या कहा इसने कि जो मरे हुए, जो एक तरह से मान सकते हैं डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मरे हुए जो होते हैं या सूखे पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनकी बात की जाती है। साथ के अंदर क्या होते हैं, गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, और मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वजह से उनका डिकम्पोजिशन होता है। इन दिस वे, और इसके साथ में वेरियस न्यूट्रिएंट्स held in the dead organism are released back into the soil। और उसके साथ में ही उन जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स की जो पार्ट्स होते हैं उनमें से जो एक तरह से मान सकते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खनिज लवण या जो एक तरह से मान सकते हैं पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी फसल के लिए आवश्यक होते हैं, मिट्टी के लिए आवश्यक होते हैं, वो धीरे धीरे निकल करके रिलीज होकर के वापस कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। क्योंकि वो तो क्या होने लग गए, सारे के सारे डिकम्पोज होने लग गए, अपघटित होने लग गए, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स या उनके जो मिनरल्स हैं वो धीरे धीरे कहाँ, मिट्टी में मिलने लग जाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और यही न्यूट्रिएंट्स, यही पोषक तत्व, यही खनिज लवण वापस से किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth। क्या कहा इसने, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की ही जो मिट्टी होती है, ऊपर की तरफ जो कुछ सेंटीमीटर की ही जो मिट्टी होती है वो प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसके अंदर उसकी हेल्प करती है। जिसके बोलते हैं टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप। क्या कहा इसने, इसलिए जब हम मिट्टी को पलटते हैं, मिट्टी को उलटते हैं, मिट्टी को जब पोला करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं वो उठ करके, या जो उनको हम पलटते हैं तो मिट्टी के साथ में वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और प्लांट्स उनको आराम से इजीली एब्जॉर्व कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन बी यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। और जब मिट्टी को पोला करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, मिट्टी को उलटते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स, दबे हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी के अंदर से निकल करके, मिट्टी के अंदर से ऊपर की तरफ जो मिट्टी होती है उसके ऊपर आ जाते हैं। Thus, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए क्या कहा गया कि मिट्टी का उलटना, पलटना, पोला करना मिट्टी का, ये फसल उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फसल उगाने से पहले हमें मिट्टी को इस तरह से पलटना चाहिए, इस तरह से उलटना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो दबे हुए जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हैं वो बाहर की तरफ आएँ और प्लांट्स उनको आराम से ईजिली एब्जॉर्ब करें और प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ लूजनिंग सॉइल पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ टर्निंग सॉइल पढ़ा कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें मिट्टी को पलटने की, मिट्टी को उलटने की, या मिट्टी के अंदर जो मिट्टी को पोला करते हैं हम, उस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमने पढ़ा। लेकिन एक्चुअली मिट्टी को पोला करना, मिट्टी को टर्न करना, ये एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, ये हमारे पास में एक अच्छी डेफिनेशन भी है प्लॉइंग की, और साथ में हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में इसको कहते हैं प्लॉइंग। इसको बोलते हैं हल चलाना या इसको जुताई करना। क्या बोलते हैं कि जब हम मिट्टी को पलटते हैं, मिट्टी को टर्न करते हैं या मिट्टी को पोला करते हैं, लूजनिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर जुताई करना, मतलब हल चलाना या फिर जुताई करना। अब ये क्यों ज़रूरी है ये हमने अभी पढ़ा है। आगे देखते हैं। दिस इज़ डन बाई यूजिंग ए प्लो, और इसको किसकी मदद से या किसकी यूज से कर सकते हैं, इसको हल चला करके हम मिट्टी की जुताई कर सकते हैं। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, जो हल होते हैं वो लकड़ी के और आयरन के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर जो मिट्टी है हमारी जिस पर हमें खेती करनी है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो इस मिट्टी के ऊपर हमें पानी डालना पड़ता है, इसके अंदर हमें पानी की सिंचाई करनी पड़ती है। पहले किससे पहले, हल चलाने से पहले इसके अंदर हमें पानी डालना पड़ता है।
It may need watering before the plowing. The plowed field may have big piece of soil called क्रम्स। अब ये क्रम्स वर्ड आया है ना, इसकी बात करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। कि जुते हुए जो खेत होते हैं, एक तरह से मान सकते हैं कि मतलब जिसके अंदर हम प्लॉइंग कर चुके हैं उसके अंदर मिट्टी के मोटे मोटे या बड़े बड़े हमें क्या है एक तरह से ढेले भी दिखाई दे सकते हैं। क्यों दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी आती है ना वो हार्ड होती है, तो इसको हम सॉइल कॉल्ड, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं क्रम्स। क्रम्स को हम लोकल हमारी जो भाषा होती है उसमें ठेले बोल सकते हैं, ढेले, मिट्टी के ढेले। तो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी हार्ड होती है और उसके ऊपर हम जो वाटरिंग करने के बाद में जब प्लो करते हैं तो वहाँ मिट्टी के ढेले बन जाते हैं। विथ ए प्रांक, सॉरी ऊपर थे, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विथ ए प्रांक। और इन मिट्टी के ढेलों को हमें तोड़ना पड़ता है। इस मिट्टी के ढेलों को तोड़ करके हमें वापस से मिट्टी में इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। किसकी मदद से? प्रांक की वजह से, जिसको हम पाटल बोल सकते हैं या पाटा बोल सकते हैं, उसकी वजह से हमें इनको तोड़ना पड़ता है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर शॉविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। जो खेत हमारा होता है उसको हमें शॉविंग करने से पहले, उसके अंदर फसल बोने से पहले हमें उसके अंदर बुआई और सिंचाई के लिए हमें खेत को क्या करना पड़ता है? बिल्कुल फ्लैट करना पड़ता है, समतल करना पड़ता है। उसमें किसी भी तरह के हमें क्रम से मिट्टी के ठेले या फिर गड्ढे हमें नहीं रखने होते हैं। द लेवल ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और ये जो पाटल जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे हम लेवल करते हैं, आजकल तो बहुत सारी मशीनरीज आ रखी है जिनकी वजह से हम मिट्टी को अच्छे से लेवल कर लेते हैं अपनी क्रॉप्स, अपनी फसल को उगाने के लिए। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कई बार हम फसलों के अंदर फसल उगाने से पहले खेतों में जुताई के समय ही क्या करते हैं? खाद भी डाल देते हैं, ताकि मिट्टी के अंदर अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की या किसी मिनरल्स की कमी हो गई है तो उस खाद की वजह से मिट्टी का उपजाऊपन वापस से बना रहे। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विथ सॉइल। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होती है कि खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है। क्योंकि जब हम मिट्टी को उलटते पलटते हैं, मिट्टी को हम लूजनिंग पोला करते हैं, तो उस समय ही अगर उसमें खाद मिला दी जाती है तो काफ़ी अच्छी तरीके से खाद क्या होती है? मिट्टी के साथ में मिल जाती है, जो फसल को, क्रॉप्स को ग्रो करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर शॉविंग। और पानी भी दिया जाता है उस खेत के अंदर बुआई से पहले, ताकि खाद जो है वो मिट्टी के साथ में आराम से अच्छे से मिक्स हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सिर्फ अभी तक पढ़ा कि किस तरह से हम खेत की जुताई करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें खेत के अंदर लूजनिंग करने की, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें खेत के अंदर मिट्टी का लेवल करने की। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक के इस टॉपिक में क्लियर की। अब हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब कृषि में, खेती में काम में आने वाली कौन कौन से सामान या कौन कौन से औजार हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे थे। बिफोर शोविंग द सीड्स, कि बीज लगाने से पहले, खेतों के अंदर बीज बोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर येल्ड। की अच्छी उपज या अच्छी फसल, अच्छी पैदावार के लिए हमें बीज उगाने से पहले या बीज डालने से पहले खेत में क्या करना चाहिए? अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए, या मिट्टी की जो साइज़ है, या जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि मिट्टी के जो ठेले बन जाते हैं उनको बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए, मिट्टी को समतल कर लेना चाहिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और इस तरह के काम, मिट्टी को पोला करना, हल में खेत में जुताई करना, मिट्टी के ठेलों को तोड़ना या मिट्टी को समतल करना, इस तरह के काम बहुत से औजारों के साथ में हम कर सकते हैं। वेरियस टूल्स, बहुत सारे औजारों के साथ में कर सकते हैं, जिनको एग्रीकल्चर टूल्स भी कहते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लो। और इसके अंदर सबसे पहले जो काम में आने वाला जो औजार है वो कौन सा है? प्लो, हमारा हल। फिर हॉय दे रखा है, इसका मतलब हुई का मतलब इसको बोल सकते हैं एक तरह से कुदाली। फिर दे रखा है हमारा कल्टीवेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ औजारों के नाम दे रखे हैं, उन औजारों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के अंदर जिस इम्प्लीमेंट्स की बात करें, सबसे पहले और नेसेसरी इम्प्लीमेंट्स हैं प्लो, हल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूव द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एटसेट्रा। क्या कहा इसने? कि पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से ही हम हल को काम में ले रहे हैं मिट्टी की जुताई करने के लिए।
और साथ में ही मिट्टी के अंदर हम क्या करते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद भी डालते हैं, रिमूविंग वीड्स, और मिट्टी के अंदर या जो खेत के अंदर उगने वाले जो खरपतवार है, पेड़ पौधे के साथ में उग गए अलग जो पौधे हैं जो उनका फसल से कोई लेना देना नहीं होता, उनको खरपतवार की बात करते हैं, उनको भी निकालने में हम किसको, प्लो को, हल को काम में लेते हैं। स्क्रैपिंग द ऑफ सॉइल, और एक तरह से मान सकते मिट्टी को खुरचने में, मिट्टी को खुरेचने में, या मिट्टी को एक तरह से वो पोला करने में, पलटने में भी हम लोग किसको काम में लेते हैं, प्लो, हल को काम में लेते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इट इज drawn by a pair of bulls or other animals like horses, camels, etc. क्या कहा इसने कि ये जो हल होता है ये एक लकड़ी का औजार बना होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, और बैल, पेयर ऑफ बुल, बैल की जो जोड़ी होती है, दो बैल इसको आराम से आसानी से खींच सकते हैं, और बैल की जगह हम दूसरे एनिमल्स को भी इसको खींचने में काम में ले सकते हैं, जिसमें हॉर्स और कैमल भी होते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। इसके अंदर हल में होता क्या है, एक्चुअल में हल के अंदर लोहे की एक तिकोनी पत्ती सी लगी रहती है जो जमीन को खुरेचती हुई चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लोशेयर, जिसको हम अपनी हिंदी में फाल बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट, और एक लंबी लकड़ी का बना हुआ एक से मुख्य भाग होता है जिसको दबा करके, जिसको प्रेशराइज करके हम लोहे की पत्ती वाला जो फाल होता है उसको मिट्टी में दबाते हैं और फिर बैल के द्वारा इसको खींचा जाता है। तो जो लकड़ी की जो लंबी लकड़ी होती है, लंबी लकड़ी जो बनी होती है इससे और हल पूरा टिका होता है उसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट, जिसको हम हल शाफ्ट भी कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और इसकी शाफ्ट के ऊपर एक हैंडल लगा होता है। एंड अनदर एंड ऑफ द अटैच द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और इसी हल का एक दूसरा सिरा किसके ऊपर, बुल जो होते हैं, हमारे जो बैल होते हैं, जिस एनिमल को हम काम में लेते हैं उसकी गर्दन से जुड़ा हुआ रहता है, उसकी गर्दन के ऊपर रखा जाता है ताकि वो उसको फोर्सली खींच सके। वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो, दो बैल और एक आदमी या एक किसान की बात करते हैं। इस तरह से ये तीनों चारों मिल करके, दो बैल, किसान और हल, इस तरह से इनको ईजिली हम ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। द इंडिजियस वुडन प्लो इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउ ए डेज। क्या कहा इसने, इंडिजियस वुडन की बात की जा रही है, हमारे जो देशी जो हल है, जो किसान हम काम में लेते थे, लकड़ी के बने हुए जो हलों को हम काम में लेते थे, उनकी जगह आज आयरन के बने हुए जो हल है जो ट्रैक्टर के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी जगह ले लिए। धीरे धीरे लकड़ी के हल, बैल के साथ में जुताई कम होने लग गई है, आज सारा का सारा काम मशीनरी और टेक्निकली के साथ में होने लग गया है। स्टूडेंट, तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा प्लो, हल को। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाउ, जिसको हम कुदाली बोलते हैं। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, खरपतवार को निकालने के लिए कुदाली को हम काम में लेते हैं। फॉर लूजनिंग द सॉइल, जो पोली मिट्टी होती है उससे खरपतवार को निकालने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए हम कुदाली उसको काम में लेते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, एक ये लंबी लकड़ी या एक तरह से मान सकते हैं लंबी लोहे की रॉड होती है। ए स्ट्रॉन्ग रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल। क्या कहा देखो इसने कि यहाँ पर इसने हाउ कुदाली की बात की जा रही है, जो यहाँ पर मैं पिक्चर के अंदर आपको दिखा भी रहा हूँ। इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये एक लोहे की जड़, लोहे की या फिर एक लकड़ी की जो रॉड होती है उससे जुड़ी हुई मुड़ी हुई एक लोहे की प्लेट होती है, और साथ में ही जो एक ब्लेड की तरह काम करती है, और इसको भी किसके, एनिमल्स के द्वारा ही इसको एक्टिवेट एक तरह से मान सकते हैं, इसको खींचा जाता है। और ये काम में किस में आता है, मिट्टी को पोला करने में, मिट्टी को पलटने में इसको हम काम में लेते हैं। फिर हम नंबर बात करते हैं कल्टीवेटर की। नाउ इट इज प्लॉइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन बाय कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर शेव लेबर एंड टाइम। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रीवियस पुराने समय के अंदर जुताई जो की जाती थी वो हल से की जाती थी, जिसके अंदर बैल और किसान इनको श्रम भी करना पड़ता था और इनका काफ़ी टाइम भी लगता था। लेकिन आजकल अधिकतर काम किससे, ट्रैक्टर से किया जाने लग गया। आजकल खेत की जुताई ट्रैक्टर से की जाने लग गई, फसलों की बुआई भी ट्रैक्टर से की जाने लग गई, यहाँ तक कि सिंचाई के लिए भी हम ट्यूबवेल और जो हमारे स्प्रिंकलर्स जो फव्वारे होते हैं उनसे हम करने लग गए, जिससे हम टाइम और हमारे जो समय की बचत
और साथ में ही मेहनत को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ कल्टीवेटर की बात की जा रही है कि खेतों के अंदर आज जो प्लॉइंग, आज जो जुताई की जाती है वो कल्टीवेटर से की जाती है, जिसमें समय और मेहनत दोनों ही कम लगते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सोइंग, जिसको हम बोलते हैं बुआई। खेत के अंदर बीज डालना या खेत के अंदर किसी भी फसल की पौध लगाना, जिसको हम सोइंग बोलते हैं। सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। किसी भी फसल को लगाने से पहले उसकी बुआई करनी पड़ती है, उसके बीज डालने पड़ते हैं, उसकी पौध लगानी पड़ती है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी क्रॉप्स का। बिफोर सोइंग, लेकिन फसल की बुआई करने से पहले गुड क्वालिटी सीड आर सिलेक्टेड। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन हमारा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी वेराइटी वाले, साफ और स्वच्छ, जो एक तरह से मान सकते हैं स्वस्थ जो बीज हैं, हेल्दी जो सीड्स हैं, उनका चयन करना इंपॉर्टेंट टास्क होती है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स, जो किसान अच्छे बीजों को काम में लेते हैं, उनमें अच्छे बीजों के अंदर गुणवत्ता देखी जाती है कि किस तरह से उनकी पैदावार अच्छी हो, और साथ में ही अच्छी पैदावार को वो प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफर करते हैं कि कौन से बीज से उनकी पैदावार अच्छी होती है। लेकिन अच्छी पैदावार के साथ साथ में वो क्रॉप्स, वो फसल हमारे लिए हेल्दी भी होनी चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बारे में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिनको हम देखते हैं। वन डे आई सा माई मदर, यहाँ देखो एक डायलॉग बॉक्स के द्वारा इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया कि किस तरह से हम अच्छे बीजों को पहचान सकते हैं, हेल्दी बीजों को पहचान सकते हैं। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on the top. I wonder why some seeds float on the water. क्या कहा इसने कि एक दिन इस बच्ची ने अपने मम्मी को देखा, उनकी मम्मी क्या कर रही थी, कुछ चने के जो बीज हैं उनको एक बर्तन में डाल रही थी, और बर्तन में डाल करके उसमें उन्होंने पौर कर दिया। पौर का मतलब होता है पानी भरना, पानी उसमें भर दिया। कुछ समय बाद में या कुछ मिनटों के बाद में ये बच्ची देखती है कि कुछ जो चने जो थे या चने के जो बीज थे वो पानी में ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो पानी के अंदर वो जो बीज थे वो तैरने लग गए? देखते हैं क्यों ऐसा होता है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर, क्या कुछ बीज जो थे पानी के ऊपर तैरने लग गए? यस, इस बच्ची ने देखा है इस तरह से पानी के अंदर जो बीज थे वो तैरने लग गए। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच बी शिंक, क्या कहा इसने कि जो बीज हल्के होते हैं, जो बीज हल्के होते हैं या जो बीज जो भारी होते हैं, उसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग बीज पानी में तैर जाते हैं, और कुछ बीज जो होते हैं वो पानी में बैठ जाते हैं। देखते हैं, सिंक का मतलब पानी में डूबना। ओके, इसने क्या कहा, वाई वुड दे बी लायर, और अगर बीज पानी में तैरते हैं, हल्के हैं, तैरने लग जाते हैं, तो क्यों होते हैं हल्के? देखते हैं, डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, कि अगर कोई बीज डैमेज्ड है, क्षतिग्रस्त है, अंदर से खोखला है, तो वो ऑब्वियसली हल्का होगा, और हल्का होगा तो इसका मतलब पानी में तैरने लग जाएगा। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है कि किसी भी बीज को हम अगर चेक कर रहे हैं कि वो हेल्दी है या नहीं है, या वो अच्छी गुणवत्ता वाला है या नहीं है, तो उसका सिंपल मेथड यहाँ दे रखा है कि उस बीज को पानी में डालना चाहिए। अगर वो डूब जाता है, इसका मतलब वो स्ट्रांग है, हेल्दी है, उसके अंदर बिल्कुल भी खोखलापन नहीं है। अगर वो तैरने लग जाता है तो अंदर से टूटा फूटा है, क्षतिग्रस्त है, खोखला है, इसका मतलब वो हेल्दी या स्ट्रांग, या जिसको हम बोल सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी वाला बीज नहीं है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर, जो लाइटर होंगे ना वो पानी में तैरने लग जाएंगे। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। ये एक अच्छा तरीका है कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हेल्दी जो बीज हैं उनको हम अलग से छांट सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छी क्वालिटी वाले बीज हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। बिफोर शॉविंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज टू शॉविंग सीड्स। हमें बुआई करने से पहले एक बार ये भी अच्छे से जानना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे औजार हैं जिनसे हम बीजों की बुआई कर सकते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिशनल टूल को दे रखा है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शॉविंग सीड इज शेपिंग लाइक फ्यूनल, क्या कहा इसने, जिस चीज़ को या जिस औजार को हम
खेतों के अंदर बीज की बुआई करने में काम में लेते हैं, उसको इसने लाइक ए फ्यूनल दे रखा है, जिसको हम कीप की तरह काम में लेते हैं। कैसे होता है देखो, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल, और सारे के सारे बीज इस फ्यूनल के अंदर भर दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ दिखा रखा है। और इस फ्यूनल के अंदर भरने के बाद में पास्ड थ्रो 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंडेड, और इसके बाद में इस फ्यूनल को एंड जो होता है वो होता है 2 या 3 पाइप जो होती है वो नीचे ज़मीन में होती है, खेत में होती है। दीज एंड्स प्लेसेस इनटू द सॉइल एंड द प्लेस सीड्स देयर, और इन नुकीले छेदों में से निकल करके एक तरह से मान सकते हैं मिट्टी के अंदर तक जब पाइपें रहती है तो इनमें से पाइपों में से नुकीले सिरों में से बीज धीरे धीरे जाते रहते हैं, और जैसे जैसे बैल इसको आगे की तरफ खींचता रहता है वैसे वैसे बीज भी इसके अंदर से निकल करके खेतों में बुआई होती रहती है। सेकंड जो यहाँ पर मेथड बताया गया वो है सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या है वो देखते हैं। नाउ इट इज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर शॉविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, के ट्रैक्टर को यूज करके टेक्निकली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ट्रैक्टर को काम में लेकर के बीज को ज़मीन के अंदर ड्रिल किया जाता है। दिस टूल शो द सीड्स अनफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। क्या कहा इसने कि इसके अंदर बीजों को एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में और प्रॉपर जो डिप्थ होती है, गहराई होती है, उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, लगाया जाता है। इट इंश्योर दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शॉविंग, और ये भी इसके अंदर श्योरिटी रहती है कि इसके अंदर बीज ज़मीन में बुआई करने के बाद में वो मिट्टी से ढका जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर चलता है ना तो इसके अंदर शॉविंग इसी तरीके से होती है, इसमें श्योरिटी रहती है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स, और इससे हम ये भी श्योर हो सकते हैं कि अब वो बीज किसी भी पक्षी के द्वारा निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो ढक दिया गया है। जबकि जो हमारे जो पुराने मेथड थे उनके अंदर ये श्योरिटी नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ बीज किसान के पीछे पीछे चलने से उसके पाँव के साथ साथ में ऊपर भी आ जाए, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर ये श्योरिटी हो जाती है कि पक्षियों के द्वारा भी बीज खाए नहीं जा सकेंगे। शॉविंग बाय द यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, और इसने क्या कहा कि इस तरह से अगर हम सीड ड्रिल को यूज करेंगे तो हमारे पास में टाइम और जो श्रम है दोनों को हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड द ओवरग्रोविंग ऑफ प्लांट्स। क्या कहा इसने कि पौधों के बीच में अगर प्रॉपर डिस्टेंस होगी तो ओवर ग्रोविंग, एक तरह से मान सकते हैं पौधे के ऊपर पौधा या बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाने से भी हम बचा सकते हैं। दिस अलाउज टू प्लांट टू गेट, और ये इसलिए किया जाता है कि सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये प्रॉपर वे में हर एक प्लांट को, हर एक पौधे को आराम से मिल जाए। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और कई बार तो क्या होता है बहुत ज़्यादा, एक तरह से मान सकते हैं प्लांट्स टू प्लांट्स बहुत उनकी डिस्टेंस कम होने की वजह से उन प्लांट्स को हम अच्छे से ग्रो नहीं करवा पाते, और एट द लास्ट उनको हमें निकालना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपने मेरे साथ में पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की किस तरह से हम मिट्टी को पलटते हैं, पोला करते हैं। इस चीज़ को पढ़ते हुए हम चले थे आगे हमारे प्लो हल की तरफ, और प्लो के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि किस तरह का ये इम्प्लीमेंट्स होता है, किस तरीके का ये टूल होता है जिससे हम बुआई करते हैं खेतों के अंदर, और साथ में ही मिट्टी को पोला करने में, मिट्टी को पलटने में किस तरह से ये हमारी किसानों की हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने हो फिर कल्टीवेटर को पढ़ा, और कल्टीवेटर के साथ साथ भी हमने पढ़ा किसको, जो शॉविंग जो मेथड था हमारा ट्रेडिशनल, उसको भी हमने आज डिटेल में पढ़ा। एट द लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो सीड ड्रिल था कि खेतों के अंदर बुआई करने के लिए ट्रैक्टर के साथ में जो मशीनरी यूज़ करते हैं, हमने उसे सीड ड्रिल को भी आज पढ़ा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये पसंद आएगा और आप इससे अच्छे से क्लियरली इस टॉपिक को आज समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आएंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की किस तरह से मिट्टी में, खेतों में हम खाद डाल सकते हैं और अपनी क्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज, किसी भी तरह की क्यूरीज, क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूजन्स हो, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच।